फिनोल का नाइट्रोकरण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिनोल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे देता है? फिनोल के जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वह कार्बन उस कार्बन को 1 नंबर देते हैं, तो यह दूसरा कार्बन और इसी तरह यह तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन पहले कार्बन से तुलना करते हैं। तो इस दूसरे कार्बन को ऑर्थो कार्बन, तीसरे कार्बन को मेटा कार्बन, इस चौथे कार्बन को पैरा कार्बन कहा जाता है। ठीक इसी तरह जब नंबर इस प्रकार से देते हैं तो यह दूसरा कार्बन ऑर्थो कार्बन, तीसरा मेटा और चौथा पैरा कार्बन होता है। इस ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। फिनोल में अनुनाद होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अनुनाद करते हैं। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं को ध्यान से देखो। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं को देखने पर क्या पता चलता है? कुछ संरचनाओं में ऑर्थो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, ऑर्थो कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। कुछ संरचनाओं में पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक नजर आता है, मतलब पैरा कार्बन और 2 ऑर्थो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, इस कारण इन पर ऋणावेश आता है। मेटा कार्बन पर कोई ऋणावेश नहीं आता है, इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। ऑर्थो और पैरा की तुलना में मेटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती। माना इस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी समूह आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन रागी को इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब यह फिनोल की बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है तो यह कौन से कार्बन पर अटैक करेगा? चूंकि इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ऑर्थो कार्बन पर और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो और पैरा कार्बन पर अटैक करता है। तो 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो कार्बन पर आक्रमण करता है तो ऑर्थो उत्पाद बनता है। पैरा कार्बन पर आक्रमण करता है तो पैरा उत्पाद बनता है। 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जब बेंजीन वलय के इस कार्बन के साथ कोई परमाणु जुड़ा होता है और उस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो इस प्रकार के क्रियात्मक समूह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस बेंजीन वलय की ओर भेजते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन वलय की ओर धकेलते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है और इसे +R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम क्लोरीन को जोड़ते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरीन पर 3 एकाकी युग्म होते हैं
और क्लोरीन इस एकाकी युग्म को बेंजीन वलय की ओर भेजती। तो क्लोरीन धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करती। इसी तरह यहाँ पर हम एमीन को जोड़ देते हैं। तो एमीन की नाइट्रोजन पर एक एकाकी युग्म होता है, तो एमीन धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करती। और इस प्रकार के समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन रागी समूह ऑर्थो और पैरा कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के समूह को ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहा जाता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहा जाता है। और इन समूहों का प्लस आर प्रभाव होता है। जब इलेक्ट्रॉन रागी समूह ऑर्थो कार्बन या पैरा कार्बन पर आक्रमण करता है, तो इन सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ जाता है। यहाँ ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। यह इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन से ग्रहण करता है, तो आवेश समाप्त हो जाता है और यहाँ से H+ अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी क्या करता है, इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। हटाना प्रतिस्थापन कहलाता है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और प्रतिस्थापन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर हमें समझना है कि फिनोल का नाइट्रोकरण कैसे होता है। फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल HONO2 यह नाइट्रिक अम्ल की संरचना है। तो इस OH को बाहर की ओर लिख देते हैं और इस समूह को नाइट्रो समूह कहा जाता है। नाइट्रो समूह। अम्ल यहाँ पर तनु नाइट्रिक अम्ल होता है। तनु का मतलब अम्ल की मात्रा कम होती है और अम्ल में उपस्थित जल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल का तनु विलयन होता है। ऑर्थो कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहाँ से जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं और NO2 को इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। जल का अणु बाहर निकल जाता है और फिनोल के ऑर्थो कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। और इसी तरह पैरा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। नाइट्रो समूह पैरा कार्बन से जुड़ जाता है। वन टू दूसरे कार्बन पर नाइट्रो समूह होता है, तो इसका विपेशी नाम 2 नाइट्रो और इस संरचना को फिनोल कहते हैं।
2 नाइट्रोफिनॉल होता है। दूसरे कार्बन को ऑर्थो कार्बन कहते हैं, तो इसका सामान्य नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है। और इसी तरह 1 2 3 4 इसका विपेशी नाम 4 नाइट्रोफिनॉल होता है और इसका सामान्य नाम पेरा नाइट्रोफिनॉल होता है। इस अभिक्रिया में तनु नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगर आपको किसी अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल नजर आता है तो इसका मतलब वह अभिक्रिया नाइट्रोकरण अभिक्रिया होती है। इन दोनों के मिश्रण को नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल की संरचना को हम इस तरह से बनाते हैं। H2SO4 की संरचना को इस तरह से बनाते हैं। एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं SO3H। सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल H+ आयन देता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो इस बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और यहाँ से अलग हो जाता है H+ आयन। नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं, तो H+ आयन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस H+ आयन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म देती है तो ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। इस धनावेशित ऑक्सीजन को ऑक्सोनियम कहा जाता है। ऑक्सोनियम अस्थायी होता है क्योंकि ऑक्सीजन केवल 2 सहसंयोजक बंध बनाती है, इसकी संयोजकता 2 होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बंध बनाती है, तो इन तीनों में से एक बंध टूट जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्सीजन इस बंध से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। इस तरह की संरचना आपको कहीं भी नजर आती है तो उस संरचना से जल का अणु बाहर निकल जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन का धनावेश समाप्त हो जाता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस पर धनावेश आ जाता है। और इसी धनावेशित NO2 इस समूह को नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। नाइट्रोनियम समूह फिनॉल पर आक्रमण करता है। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो यहाँ पर कार्बन ऋणावेशित और हाइड्रोजन धनावेशित होता है। ऑर्थो और पेरा कार्बन पर अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है और इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यह समूह इस ऑर्थो और पेरा कार्बन पर आक्रमण करता है। इस कार्बन से NO2 समूह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है,
इसका धनावेश समाप्त हो जाता है, इसका ऋणावेश समाप्त हो जाता है और यह बंध टूट जाता है। यहाँ से H+ आयन अलग हो जाता है। अभिक्रिया मुख्य रूप से नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट जाता है और H+ आयन अलग हो जाता है। अभिक्रिया के अंत में प्राप्त H+ आयन इस ऋणायन के साथ जुड़कर इसको पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा मिलाते हैं वैसा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोकरण अभिक्रिया होती है। जब किसी अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पाद बनते हैं तो पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है क्योंकि यह स्थायी होता है, तो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इस NO2 के स्थान पर हैलोजन को जोड़ देते हैं तो पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर हैलोजन और OH समूह एक दूसरे के समीप होते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इस पर एकाकी युग्म होते हैं, इस पर भी एकाकी युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है तो ऑर्थो उत्पाद कम स्थायी होता है, कम मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों समूह विपरीत दिशा में होते हैं, इनके बीच दूरी अधिक होती है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। यह संरचना स्थायी होती है। परंतु जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो उल्टा होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अधिक मात्रा में बनता है और पैरानाइट्रोफिनॉल कम मात्रा में बनता है। इसका कारण है हाइड्रोजन बंध। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अकेले एक अणु में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप आ जाते हैं। इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश आ जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है तो ऑक्सीजन ऋणावेशित, नाइट्रोजन धनावेशित होता है। ऋणावेशित ऑक्सीजन इस धनावेशित हाइड्रोजन को आकर्षित करती है और इसी आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है तो उस हाइड्रोजन बंध को अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध या आंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। मान लो यह ऑर्थो उत्पाद है और दूसरा उत्पाद भी, यहाँ पर एक और अणु है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। इस अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है परंतु इन दोनों अणुओं के बीच में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बहुत कमजोर होता है। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के इस द्रव को गर्म करते हैं तो इस द्रव के अणु तुरंत
बाहर निकल जाते, वाष्प में बदल जाते। बहुत कम तापमान पर ये अणु द्रव से बाहर निकलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होने से लाभ क्या होता है, तो कुछ देर बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हाइड्रोजन बंध के कारण ऑर्थो उत्पाद अधिक बनता है, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं होता तो ऑर्थो कम प्राप्त होता और पेरा अधिक प्राप्त होता। और जब हम पेरा उत्पाद की बात करते हैं तो इसका क्वथनांक अधिक होता है। पेरानाइट्रोफिनॉल के सभी अणुओं के बीच, अलग अलग अणुओं के बीच अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसे हम अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध भी कह सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक अणु और यह दूसरा अणु, इस अणु की ऋणावेशित ऑक्सीजन इस दूसरे अणु के धनावेशित हाइड्रोजन को आकर्षित करती है। दोनों अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर किसी अकेले एक अणु में इस तरह से हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, क्योंकि दोनों समूह दूर दूर होते हैं। परंतु ऐसे दो अणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, और इस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण पेरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेरानाइट्रोफिनॉल दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा इस मिश्रण से दोनों को अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको गर्म करना पड़ता है। ऑर्थो का क्वथनांक कम होता है और पेरा का क्वथनांक अधिक होता है। जब दोनों को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले किसकी वाष्प बनती, जिसका क्वथनांक कम होता है उसकी वाष्प पहले बनती। तो ऑर्थो की वाष्प इस फ्लास्क से बाहर निकलती। ऑर्थो की वाष्प सबसे पहले बनती है और इस फ्लास्क से बाहर निकलती, संघनित्र के अंदर से गुजरती। संघनित्र में क्या होता है, एक कांच की नली होती है। इस नली में एक ओर से जल प्रवेश करता है और दूसरी ओर से जल बाहर निकलता है। तो यहाँ इस नली के अंदर वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती, और इस द्रव को हम यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। तो यह द्रव ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है। पेरा का क्वथनांक अधिक होता है, तो इसकी वाष्प बाद में बनती,
जब तापमान अधिक होता है तो इसकी वाष्प बनती है, परंतु यहाँ पर हम तापमान को पेरा के क्वथनांक से कम रखते हैं और कम तापमान पर उसकी वाष्प पहले बनती है जिसका क्वथनांक कम होता है, तो ऑर्थो अलग हो जाता है और पेरा इसी पात्र में रह जाता है। जब दो पदार्थों के क्वथनांक में अंतर होता है तो उन पदार्थों को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। आसवन विधि अलग अलग प्रकार की होती है। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, यहाँ पर एक कॉलम लगा होता है। इसे हम प्रभाजी स्तंभ कहते हैं। प्रभाजी स्तंभ में क्या होता है, यह कांच का होता है और इसमें इस तरह से प्लेटें लगी होती है, कांच की प्लेटें, या इसमें कांच की गोलियां भरी होती है। जब दो पदार्थों के क्वथनांक में अंतर तो होता है परंतु अंतर बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हमें प्रभाजी स्तंभ को लगाना होता है। ऑर्थो की वाष्प बनती है और ऑर्थो के साथ कुछ मात्रा में पेरा की वाष्प बनती है। दोनों की वाष्प प्रभाजी स्तंभ से गुजरती है। चूंकि ऑर्थो का क्वथनांक कम होता है तो ऑर्थो ऊपर तक चला जाता है और ठंडा होकर अलग हो जाता है, परंतु पेरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। जब इसकी वाष्प प्रभाजी कॉलम से गुजरती है तो कांच की गोलियों की सतह से टकराकर ठंडी हो जाती है और पुनः इसी पात्र में आ जाती है। तो इस तरह से पेरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात को हमें समझना है। तनु नाइट्रिक अम्ल के स्थान पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सांद्र विलयन होता है, इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जब यह अधिक मात्रा में होता है तो केवल एक उत्पाद बनता है। नाइट्रो समूह दोनों ऑर्थो कार्बन पर जुड़ जाता है और पेरा कार्बन पर जुड़ जाता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो 2 4 6 1 2 3 ट्राई नाइट्रो समूह, ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है और इसका सामान्य और प्रचलित नाम पिक्रिक अम्ल होता है। एग्जाम में अक्सर इस पर प्रश्न बनते हैं तो आप इसे याद रखना।